पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स के लिए इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक एज से जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए प्रीवियस 30 ईयर में किसी भी पीसीएस एग्जाम में, उसको करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। और मतलब साथ में ये प्रीवियस ईयर के जो भी 30 साल के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द वर्ड वैदिक, वैदिक शब्द है, इसका अर्थ क्या इसका क्या मतलब होता है? ज्ञान। वैदिक का बेसिक मीनिंग, जो बेसिक मतलब है वो है ज्ञान, ठीक। और इसके बाद दैट सिविलाइजेशन डेवलप इन इंडिया आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब इसकी जो डेवलपमेंट हुआ है वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके डेवलपमेंट के बाद हुआ है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये बेसिकली आयरन को मतलब आयरन जो लोहा था उससे परिचित थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोहे से परिचित नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली के बाद का है। और इंडस वैली का जो वो अर्बन सिविलाइजेशन था, और वैदिक सिविलाइजेशन एक तरीके से रूरल सिविलाइजेशन था, ठीक। इनका मेन काम था पशुपालन और मतलब चारागाह, ठीक है, पशुओं को पालना, चराना और थोड़े बहुत कृषि करना। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो बेसिकली ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक इनका जो डिफरेंसेस हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कैसे डिफर थे और पहले के थे कि बात किए थे। अभी क्या है कि ये आए कहाँ से थे, इसको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट है। लेकिन फिर भी कई सारे स्कॉलर्स ने अपना अपना मत दिया है, जिसमें कश्मीर और हिमालय रीजन से बिलोंग करते थे, ऐसा कहना है एस डी काला का, ठीक। और ये ब्रह्मर्षि देश, कोई ब्रह्मर्षि देश का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया गंगानाथ झा ने, और उन्होंने बोला कि हाँ ये ब्रह्मर्षि देश से बिलोंग करते थे, ठीक। और गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग, ये जो स्कॉलर्स थे, इनका मानना था कि ये सदर्न रशिया के हिस्से से होकर के आए थे। सदर्न रशिया का मतलब यूक्रेन वाले पार्ट से, यूक्रेन और बेलारूस, इस वाले रीजन से इंडिया माइग्रेट करके आए थे। और मैक्स मुलर ने बताया कि सेंट्रल एशिया से आए थे। मैक्स मुलर का मानना था कि सेंट्रल एशिया से इंडिया में माइग्रेट किए थे। और बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना था कि नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक वाले रीजन से इंडिया में आए थे, ठीक। तो ये सब आर्यों के आने के बारे में बेसिक था। ये किसी न किसी पीसीएस एग्जाम में अभी तक इससे रिलेटेड इस टॉपिक से पूछा ही गया है, खासकर इनके माइग्रेशन के बारे में। लेकिन ये सारी डिस्प्यूटेड बातें हैं, इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया अभी तक नहीं हो पाया है कि एक्चुअल में ये कहाँ से आए थे। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो वैदिक लिटरेचर में कौन कौन से लिटरेचर हैं? तो सबसे पहले वैदिक साहित्य को बोला क्या जाता है? तो श्रुति बोला जाता है। श्रुति क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सुन करके मतलब एक किसी ने उसको ज्ञान को हासिल किया, फिर सामने वाले को बताया, फिर सामने वाले ने उसको सुना, सुन करके हासिल किया, उसके बाद फिर सामने वाले को सुनाया, फिर इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है। मतलब आगे चल करके जो भी इसका प्रसार हुआ है सुन सुन करके हुआ है, तो इसलिए इसको श्रुति बोला जाता है। देयर आर 4 वेदास, ये जो वैदिक लिटरेचर की जो बेसिक टेनेंट जिस पर डेवलप हुआ है वो 4 वेदा हैं। 4 वेद, चारों वेद, इसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन्हीं चारों वेद पर वैदिक बाकी सारे जितने भी लिटरेचर्स हैं वो सब इस तरीके से। ईच वेद हैज़ 4 पार्ट, चारे वेदों के मतलब जो 4 वेद हैं, चार, उनको 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। उसमें कौन कौन से हैं? संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद। उपनिषद सबसे बाद का है। उपनिषद बेसिकली फिलॉसफी है, ठीक। जो भी फिलोसॉफिकल बातें हैं वो सब उपनिषद में संग्रहित की गई हैं। बाकी ब्राह्मण ग्रंथ जो पूजा और कर्मकांड से संबंधित है। आरण्यक, आरण्यक का मतलब होता है जो जंगलों में बोला गया है या फिर जंगलों में सुनाया गया है, फिर जंगलों में लिखा गया है, ठीक है। यानी कि जो जंगलों में चिंतन के थ्रू निकल करके सामने आया है वो आरण्यक के पार्ट बन गए। और संहिता ये तरीके का कंपाइलेशन है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद आर कॉल्ड त्रयी। इसमें से जो पहले के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये पहले के 3 वेद हैं। और अथर्ववेद बाद का वेद है। तो इन पहले के 3 वेदों को बोला जाता है त्रयी, ठीक है। पहले के 3 वेद को त्रयी बोला जाता है। और इस तरीके से त्रयी का कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया। और नेक्स्ट अब इस पर क्वेश्चन बनता है वैदिक रिवर्स के बारे में। अभी जो प्रेजेंट में रिवर्स हैं, जैसे पहले जो वैदिक पीपल थे उन्होंने बसना कहाँ स्टार्ट किया था? सिंधु नदी, यानी कि
इंडस रिवर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इंडस रिवर और उसके संबंधित जो भी चेनाब थी, इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं, जैसे चेनाब हो गया, वीज हो गया, रावी हो गया, झेलम हो गया, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। तो वो उन्होंने अपना जो लोकल्स नेम था वो दिया। बाकी टाइम के साथ इन नामों में काफ़ी परिवर्तन आ गया। तो उस टाइम के वैदिक टाइम में इसका क्या नाम थे, ऐसे रिवर्स के नाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अस्किनी रिवर, अस्किनी कौन थी, आज की जो प्रेजेंट में चेनाब नदी है वो उस टाइम की अस्किनी हुआ करती थी। ठीक, अस्किनी कौन थी, चेनाब। अब बिपाशा, बीस, बी नदी जो है यानी ब्यास नदी जिसको बोलते हैं, उसको भी पासा बोलते थे वैदिक टाइम पे। परुष्णी, परुष्णी रावी नदी को बोलते थे। रावी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसको परुष्णी बोला करते थे। झेलम को बोलते थे वितस्ता। झेलम, वितस्ता हो गई। और बाकी ये थोड़ी सी टफ है, अस्किनी को याद करना और परुष्णी और वितस्ता, इन तीनों को याद करना थोड़ा सा टफ है। बाकी नीचे के आसान है। जैसे काबुल नदी, जिस पर काबुल शहर बसा हुआ है, अफगानिस्तान की कैपिटल, उसको कुबा बोलते थे। और जो अभी आज का कुर्रम नदी है उसको कुरमू बोलते थे। ठीक, आज की जो गोमती नदी है उसको गोमल बोलते थे। आज की जो गोमती नदी है उसको गोमल बोलते थे। और स्वात नदी, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले रीजन में आता है, स्वात घाटी में से होकर के गुजरती है, उसको सुवस्तु बोलते थे। और सदा नीरा गंडक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदा नीरा के बारे में कई कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। सदा नीरा गंडक, गंडक को सदा नीरा बोला जाता था। ठीक, और सुतुद्री सतलज होती थी, काफ़ी सिमिलर है ना, अभी भी सुतुद्री जो थी वो सतलज नदी थी। और इसी तरीके से घग्गर नदी को बोलते थे दृष्टदंती। दृष्टदंती कौन थी, घग्गर नदी। तो ये थे रिवर्स थे, उनके कुछ बेसिक नाम्स थे, इसको हमने कवर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मंडल्स के बारे में। देखो, वैदिक वेदास जो है वो कई सारे मंडल्स में डिवाइडेड है। मंडल्स एक तरीके से बोला जाए तो ये मतलब चैप्टर्स है। वेद के चैप्टर्स जो हैं वो सारे मंडल्स बोले जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए है ऋग्वेदिक मंडल्स। ऋग्वेद में जो भी इंपॉर्टेंट मंडल्स है उनको थोड़ा देखना है डिटेल में, और बाकी सारे अगर ना भी पता हो तो भी काम चल जाएगा। जैसे हमारा ऋग्वेद का पहला मंडल है वह मधुचक्र एवं दीर्घतम के बारे में है। ठीक, अभी इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है वो मैं बताते चलूंगा। ऋग्वेद का पहला मंडल मधुचक्र और दीर्घतम के बारे में। सेकंड मंडल गृह, गृह समत के बारे में है। ये ऋषि हुआ करते थे, ये ऋषि थे। जैसे मधुचक्र एक ऋषि थे, इसी तरीके के गृह समत एक। इसी तरीके से तीसरे मंडल में ऋषि विश्वामित्र के बारे में है। और इसी मंडल में ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को कंपोज किया है, वो भी इसी मंडल का पार्ट है। ठीक, ये तीसरे मंडल में है। और चौथे मंडल में वामदेव के बारे में बताया गया है, एक तरीके से देवता थे। और पांचवें मंडल में अत्रि, ऋषि अत्रि के बारे में है, पांचवें मंडल में। छठे मंडल में ऋषि भारद्वाज के बारे में है, सिक्स मंडल में ऋषि भारद्वाज के बारे में। और इस तरीके से सातवें मंडल में ऋषि वशिष्ठ के बारे में है, सातवें मंडल में वशिष्ठ के बारे में। आठवें मंडल में है कण्व ऋषि और अंगिरस ऋषि के बारे में। इतना डिटेल में अगर ना भी पता हो तब भी कोई मुश्किल नहीं है। अंगिरस ऋषि मतलब जो याद होना चाहिए वो है हमारा जो तीसरा मंडल है, खासकर तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र के बारे में, जिसमें गायत्री मंत्र को कंपोज किया गया था। और इसके बाद पांचवा मंडल और छठा मंडल ऋषि अत्रि और भारद्वाज के बारे में। फिर सातवां वशिष्ठ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऋषि हैं। और नाइन्थ मंडल अंगिरस और कश्यप ऋषि के बारे में है। और दसवां मंडल, इसमें इंद्राणी, सची, शारदा, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। और दसवें मंडल में ये पुरुष सूक्त, दसवें मंडल में ही एक पुरुष सूक्त है, जिसमें से चार वर्ण व्यवस्था के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वर्ण व्यवस्था यहीं से निकल करके आया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स। वैदिक टाइम के जो इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कहाँ मेंशन किया गया है, थर्ड मंडल में। अभी हमने देखा ना ऊपर, ऋषि विश्वामित्र मित्र ने तीसरे मंडल से संबंधित थे और उन्होंने गायत्री मंत्र को कंपोज किया था। ठीक, तो गायत्री मंत्र थर्ड मंडल का पार्ट है। अब अब जो अगला है हमारा सोम। ऑल 114 जो मंत्र है, 114 मंत्र हैं, नाइन्थ मंडल आज सोम ऋषि को डेडिकेटेड है। मतलब सोम देवता या सोम ऋषि जो भी कह लीजिए। 114 मंत्र है किसमें, नौवें मंडल में, यानी कि नौवें चैप्टर में 114 मंत्र हैं, सारे के सारे किसको,
सोम देवता को समर्पित है। और पुरुष सूक्त के बारे में, पुरुष सूक्त डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ द फोर वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक, ये कहाँ पे है? 10वें मंडल का पार्ट है, 10th मंडल। ठीक। और होता, होता कौन बोले जाते थे? जो ऋग्वेदिक पीरियड में जो प्रीस्ट हुआ करते थे ऋग्वेदिक टाइम के, पुरोहित जो पूजा पाठ कराते थे ऋग्वेदिक रिचुअल्स उनके अकॉर्डिंग, उनको बोला जाता था होता। और यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद एक तरीके से सेक्रीफाइस और विजडम ऑफ सेक्रीफाइस, यज्ञ मतलब एक तरीके से यज्ञ के जो भी सूत्र हैं, यज्ञ कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पे करना है, इससे रिलेटेड बातें यजुर्वेद में की गई। मतलब एक तरीके से यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषद, उपनिषद क्या थे? अभी मैंने ऊपर बताया ना, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट थे, वेदों से संबंधित दार्शनिक ग्रंथ थे, जो आगे चल करके लास्ट में सबसे पहले हमारे संहिता था, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ थे, फिर आरण्यक थे, फिर उपनिषद थे। इस तरीके से वैदिक लिटरेचर के जो पार्ट है। वेदांग क्या थे? जो वेद के बाद डेवलप हुए, वेद को बेसिक मतलब वेद को बेस बना करके उनको वेदांग कहा जाता था। 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदा, वेद। ठीक है, वेद को समझने के लिए, मतलब वेद को समझना बहुत कठिन होता था, हर किसी के बस की बात नहीं थी कि वेद को इंटरप्रेट कर पाए, तो उसके लिए वेदांग का डेवलपमेंट हुआ, वेदों को बेस बना करके। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे सिग्निफिकेंट टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट वैदिक टाइम के। अब जैसे संहिता हमने देखा, संहिता होते क्या हैं? तो ये हाइम्स का कलेक्शन, मतलब जो हाइम्स क्या होते हैं, एक तरीके से जो मंत्र होते हैं, मंत्र कह लीजिए या फिर मतलब पोएट्री के फॉर्म में जो किसी की कही हुई बातें होती हैं, उनका जो कलेक्शन है उस संहिता में कलेक्ट एक तरीके से उसको कलेक्ट करके रखा गया है। बाकी अगला जो है हमारा ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होते थे? भजन कैसे करना है, अनुष्ठान कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक। और इस किस फॉर्म में लिखे गए हैं? कि प्रोज के फॉर्म में लिखे गए हैं, और जो संहिता थे ये पोइट्री के फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से गाया जा सकते हैं, और इनको गाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ब्राह्मण ग्रंथ को। आरण्यक, ये भी रिचुअल्स के बारे में है, सेक्रीफाइस पे है, अनुष्ठानों, समारोह, यज्ञ और प्रतीकात्मक यज्ञ धर्म के बारे में है। ठीक। उपनिषद क्या है? अभी हमने देखा फिलॉसफी के बारे में, दार्शनिक ग्रंथ, यानी कि चिंतन मनन के बाद जो चीज़ें निकल करके आती थी वो सारे के सारे कलेक्ट किए गए उपनिषद में। और पुराण, पुराण काफ़ी लेट है वैदिक लिटरेचर को, मतलब आम लोगों को समझाने के लिए। जो वेद का और वेद के जो भी अ, उपवेद हैं या और वेदांग हैं और जो भी ग्रंथ हैं, उन सबको इंटरप्रिटेशन जो आम लोगों को समझाने के लिए किया गया, वो उनका कलेक्शन किया गया पुराणों में। ठीक। इसमें कॉस्मोलॉजी भी देखने को मिलता है, और कई सारे जो कहानियाँ, किंवदंतियाँ भी देखने को मिलती हैं पुराणों में। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुराण है? इसमें पुराणों में राजाओं का जो सीक्वेंस है वो भी काफ़ी देखने को मिलता है, जैसे कि खासकर गुप्त पीरियड के जो राजा थे और मौर्यन काल के जो राजा हुआ करते थे, उनका जो सीक्वेंस है किंग राजाओं का, वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही उनका जो वहाँ का मतलब एक तरीके से प्रशासनिक प्रशासन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। ठीक है। तो कुछ 18 कुल टोटल 18 पुराण है, उसमें मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वरा पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण। तो इतना हमको डिटेल में इसके जाके नहीं पढ़ना, हमको बस पता होना चाहिए कि हाँ अच्छा वायु पुराण जैसा कुछ है, विष्णु पुराण भी है, वरा पुराण भी, बस इतना पता होना चाहिए। अब क्या है लास्ट में हमारा जो टॉपिक है, की टर्म्स ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड एंड देयर मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो निवी क्या बोला जाता था? जो कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े होते थे उनको निवी बोला जाता था, कमर के नीचे। और जो कमर के ऊपर पहने जाने वाले थे उनको वशु बोला जाता था। ठीक। कमर के नीचे जो कपड़े पहने जाते थे वो होते थे नीवी, और कमर के ऊपर जो पहने जाते थे वो होते थे वशु। और तक्ष कौन बोले जाते थे? तो जो उस समय के कारपेंटर थे, बढ़ई। ठीक, जो लकड़ी का काम करते थे, लकड़ी से चीज़ें बनाते थे, उनको बोलते थे एक तरीके से, मतलब लकड़ी नहीं, बाकी और भी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं खासकर, तक्ष। बाकी कर्म कौन थे? जो धातु मेटल से काम, मेटल का काम करते थे, उनको कर्मकार बोला जाता था। और वेंकट, वेंकट कौन थे?
जो ऋण वसूली का काम करते थे, यानी मनी लेंडर्स थे। ठीक। और त्रिकोण होते थे नाविक, नाविक या फिर जो शेलर होते हैं, ठीक, समुद्र में, वो बोले जाते थे अत्री। तो ये हमारा था अभी जो हमारा रिलीजन एंड सोसाइटी, वैदिक पीरियड का रिलीजन एंड सोसाइटी कैसा था। तो ये बहुदेववाद यानी कि पॉलीथिस्टिक, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारा हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जितने मंडल हैं वो किसी न किसी अलग देवता या ऋषि से संबंधित है। तो इसी से निकल के आता है कि ये बहुदेववाद में बिलीव करते थे, पॉलीथिस्ट थे। ठीक। वैदिक गॉड्स वर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। इन्होंने अपने भगवान को तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा था, मतलब तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। एक तो टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेरिक एंड सेलेस्टियल। टेरेस्ट्रियल कौन होते थे? जो पृथ्वी के देवता माने जाते थे, यानी कि स्थल पे रहते थे। ठीक। और वायवी, एटमॉस्फेरिक देव, जो आकाश में विचरण करते थे। और खगोली, जो पूरे ब्रह्मांड में रहते थे, मतलब इनका कोई लिमिट नहीं था, वो पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते थे। इस तरीके से सेलेस्टियल होते थे, सेलेस्टियल गॉड्स। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट देवता थे? तो वो थे अग्नि थे, इंद्र, वरुण, सूर्य। तो सोसाइटी इनका डिवाइडेड था चार पार्ट में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 10वां मंडल याद होगा ऋग्वेद का, पुरुष सूक्त। इसमें इस तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम, आश्रम जो हमारा आश्रम का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये भी वेद का ही पार्ट है। ठीक। अब इसके बाद वैदिक रिचुअल्स एंड रिचुअल्स कैसे फॉलो होते थे? वैदिक रिचुअल्स कैसे होते थे? यज्ञ, और यज्ञ को ही अनुष्ठान के तौर पे किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। उसके साथ ही मंत्रों को पढ़ा जाता था। ठीक है। मंत्रों को पढ़ा जाता था, भजन किया जाता था। और इसमें एक तरीके से रीत को फॉलो किया जाता था। और रीत क्या होती थी? जो हमारा कॉस्मिक ऑर्डर होता है। रीत यानी कि जैसे बोला जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, यानी कि जो हमारा बेसिक टेनेंट है, किसी भी, हमने जो समाज में बेसिक एक क्राइटेरिया बना के सेट करके रखा हुआ है, वही हमारा रीत होता था। ठीक है। जिसको जो कभी बदलता नहीं था। फेमस सेक्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, लास्ट टॉपिक हमारा है। तो विश्वामित्र कौन थे? अभी हमने देखा गायत्री मंत्र को कंपोज किया थे। और वशिष्ठ कौन थे? इन्होंने ऋग्वेद में काफ़ी सारे मंडल्स पे अपने सारे जो भी इन्होंने क्या कहते हैं, भजन एक तरीके से बोला जाए या फिर मंत्र, ऋषि वशिष्ठ ने दिया था। और जो इम्पोर्टेंट ऋषि थे ऋग्वेद पीरियड के, वो थे अत्रि, भारद्वाज। ये हमने देख ही लिया अभी। ठीक। तो ये था वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट ऋग्वेदिक पीरियड का। अब जो हमारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको हमको देखना है। ठीक है। PYQ, PYQ हम ऐसे नहीं कि क्वेश्चन की तरह करेंगे, एक स्टेटमेंट की तरह करेंगे। जैसे हमारा, जैसे आर्य का क्या मतलब होता है? आर्य जो आए थे उसका मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, नोबल मैन। ओल्डेस्ट वेद कौन है? ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। त्रयी कौन थे? ऊपर के तीन वेद हमने देखा था, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये ऊपर के तीन वेद कौन थे? त्रयी, इनको बोला जाता था। वर्ण सिस्टम के बारे में ये भी हमने देख लिया ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त, ये भी ऋग्वेद का पार्ट था। 10वां मंडल। अथर्ववेद में ईश्वरीय कृपा के बारे में बात की गई है, और जादू टोने के बारे में और आयुर्वेद से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें की गई हैं। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब जो है, एक पार्ट था ना, चार में से एक ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे, उसमें जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का पार्ट है। मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में, मतलब जादू टोने के बारे में, अथर्ववेद के बारे में बात की गई है, ये भी हमने देख लिया। और ऋग्वेद में टोटल कितने मंत्र हैं? 128, 1028, 128 नहीं, 1028। ठीक। ऋग्वेद क्या है? मंत्रों का कलेक्शन है। ठीक, ये भी हमने देख लिया। ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू द ऋग्वेद। ऐत्रेय ब्राह्मण अभी ऊपर देखा। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण जिस तरीके से ऋग्वेद से संबंधित है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ठीक। शुक्ल संहिता, संहिता ऑफ द शुक्ल यजुर्वेद, वाजशनी संहिता है। किसका? शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है? वाजशनी, यानी कि वाजशनी जो संहिता है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। मंडल ऑफ ऋग्वेद रिलेटेड टू सोम, हमने देखा ना, नौवां मंडल जो है, कि जितने भी श्लोक्स हैं, जितने मंत्र हैं, सब ऋषि जो सोम देवता हैं उनको समर्पित है। और नौवां मंडल कौन था? डिवोटेड टू सोम। ठीक। ऋग्वेदिक रिचुअल्स रिलेटेड टू
यजुर्वेद। कंपाइलेशन मतलब एक तरीके से सामवेद ऋग्वेद के बेसिस पे ही है, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ विच एमंग फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद, मतलब सामवेद का कंपाइलेशन ऋग्वेद के कंपाइलेशन पर ही बेस्ड है। सबसे पुराना जो इंडिया में आयरन का एविडेंस कहाँ से मिला था, अतरंगी कड़ा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बन गया, लेकिन ठीक है। जो वैदिक जो थे आर्यंस, उन्होंने आयरन की खोज की थी, तो उसी से रिलेटेड है। आयरन की खोज कहाँ पे हुआ था, अतरंगी खेरा में। उपनिषद क्या है, धार्मिक फिलोसफी है। उपनिषद की मेन ये भी है, मतलब सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये चिकेत और नम के बारे में यम के बारे में कहाँ पे, तो कठोपनिषद में है, ठीक। करेक्ट ऑर्डर अगर देखा जाए, वैदिक जो ग्रंथ है उनमें संहिता है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद आरण्यक उपनिषद, ये हमने पहले ऊपर ही देख लिया था। सबसे ज़्यादा कौन सा रिवर मेंशन किया गया है ऋग्वेद पीरियड में, तो है सिंधु नदी के बारे में वैदिक लिटरेचर में। अभी हमने देखा था ना, अस्किनी को क्या बोलते थे, चेनाब। अभी सारे के सारे रिवर्स के बारे में, मतलब ये पीडीएफ टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बाकी सारे के सारे वही रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें बहुत।